नमस्ते बच्चों, मैं दीपक सेन इंडियन वर्क चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सर्किट एनालिसिस की इस क्लास में देखो, सर्किट एनालिसिस का हम लोग एसी सर्किट स्टार्ट किए थे और एसी सर्किट में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख ली थी। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया था कि कैसे एसी और डीसी में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि एसी की वेवफॉर्म क्या होती है, डीसी की वेवफॉर्म क्या होती है। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि जो आपके एसी की कुछ वैल्यूज थी, जैसे आरएमएस वैल्यूज, एवरेज वैल्यूज, पीक टू पीक वैल्यूज एंड पीक वैल्यूज, तो वो क्या होती है उनको डिफाइन किया था। और साथ में हम लोगों ने ये देखा था कि उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था एसी की इक्वेशंस देखी थी, उसके ऊपर किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं वो हम लोगों ने देखे थे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि एसी के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जिनमें हम लोगों ने पढ़ा था पीक फैक्टर, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर एंड पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर को हम लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा क्लासीफाई करके देखा था, क्योंकि पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, एसी सर्किट के लिए। तो हम लोगों ने वो काफ़ी वास्टली पढ़ा था और उसको देखा था कि टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर कितने तरीके के होते हैं, लेगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर। और फेज के आधार पर इन फेज और एंटी फेज, इन फेज एंड आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज को दो पार्ट में डिवाइड किया, क्वाड्रेंटल फेज एंड एंटी फेज। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने फेज डिफरेंस और उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स थे वो हम लोगों ने सोल्व किए थे। आज इसका हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पूरे एसी सर्किट से संबंधित है वो बात कर रहे हैं। और आपको मैंने एसी सर्किट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया मेरे बच्चों। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। सबके लिए तरीका होगा वही है, बस आपने दिमाग में एक चीज याद रखनी है, इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है और रजिस्टिव सर्किट में क्या होता है। तो जब मैं बात करूं प्योर सर्किट की, तो प्योर सर्किट होंगे 3, क्योंकि 3 ही तो एलिमेंट है मेरे बच्चों अपने पास। क्या क्या है? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो प्योर सर्किट में मैं बात करूं प्योरली रजिस्टिव, जिसको हम लिख सकते हैं शुद्ध प्रतिरोधी, प्योरली इंडक्टिव, शुद्ध प्रेरणिक, और प्योरली कैपेसिटिव, शुद्ध धारतीय। वापस में बोलूंगा कि इतनी हिंदी आप लोगों ने नहीं पढ़नी। क्यों? क्योंकि बहुत दिक्कत आ जाएगी। अब 2 कंपोनेंट देखो, अभी तो यहाँ सिंगल सिंगल है, केवल आर, केवल एल एंड केवल सी, बहुत अच्छे। अब 2 कंपोनेंट में मैं बात करूं तो 2 कंपोनेंट में वापस 3 टाइप में बात करूंगा, आर एल सर्किट, आर सी सर्किट और एल सी सर्किट। बहुत अच्छे, आर एल सर्किट, आर सी सर्किट एंड एल सी सर्किट। तो ये हो गए 3 तरीके के। अब भाई फर्स्टली तो हमने लिया सिंगल कंपोनेंट जो प्योर था, फिर हमने लिए 2, आर एल, आर सी एंड एल सी, फिर उसके बाद हमने लिए 3। अब 3 कंपोनेंट में क्या होगा, आर एल सी तीनों होंगे और आर एल सी किस में भी कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, सीरीज में, और किस में भी कर सकते हैं हम लोग, पैरेलल में। और इन तीनों को लेके आरएलसी का एक और सर्किट हम लोग बात करेंगे, क्या? रेजोनेंस। क्या बात करेंगे? रेजोनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर टैंक सर्किट हम लोग लास्ट में देख लेंगे कि टैंक सर्किट क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोग आपके पूरे एसी सर्किट को क्लासिफाई किए हैं 4 पार्ट में। प्योर सर्किट जिनमें केवल सिंगल सिंगल एलिमेंट हो, आर एल और सी, सिंगल आर, सिंगल एन एंड सिंगल सी। फिर उसके बाद 2 कंपोनेंट सर्किट जिनमें आर के साथ एल हो, आर के साथ सी हो और एल के साथ सी हो। फिर 3 कंपोनेंट में आर भी हो, एल भी हो एंड सी भी हो। तो अब जब आर एल सी तीनों होंगे तो उनके हम लोग सीरीज भी देख लेंगे, उनके हम लोग पैरेलल भी देख लेंगे, और उसी से एक सर्किट बनेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। रेजोनेंस भी हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे टैंक सर्किट की। किसकी बात करेंगे मेरे बच्चों? टैंक सर्किट की। तो टैंक सर्किट के बाद आपका ये एसी सर्किट क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग पैरामीटर्स पढ़ेंगे, और पैरामीटर्स के बाद लगभग आपका ये सर्किट एनालिसिस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कि सर इसमें मैग्नेटिक सर्किट एक पार्ट आता है तो उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। और उसके अलावा जो भी आपके रिसेंटली जैसे आपके पैरामीटर्स जो हैं वो एसएससी जेई में नहीं पूछे जाते हैं,
पर फिर भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि अदर एग्जाम्स में वो पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस तरीके से सिलेबस कवर करेंगे कि आप किसी भी एग्जाम्स में पढ़ें, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाए। और जैसे पर्टिकुलर कोई भी एग्जाम होगा या किसी भी स्टेट का एग्जाम होगा तो उसमें जो सिलेबस होगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक कम होगा उस टॉपिक के आपको लेक्चर दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से निरंतर हम लोग इनको बार बार मॉडिफाई करते जाएंगे कि अभी तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सिलेबस ले रहा हूं जो कॉमन है, जो सभी एग्जाम्स में तो आएगा ही। फिर नेक्स्टली हम लोग देखेंगे कि पर्टिकुलर किसी एग्जाम में कंट्रोल सिस्टम आ जाती है, किसी एग्जाम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है, तो हम सब उन सबको ही कवर लेके चलेंगे ताकि आप कोई सा भी एग्जाम पढ़े आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग फर्स्टली आज बात करेंगे प्योर सर्किट की, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों आज हम लोग बात कर रहे हैं प्योर एसी सर्किट की, और ये टेबल आप जो देख रहे हैं इस टेबल से आपको एक एक चीज, हर एक सर्किट की एक एक चीज मैं आपको बता दूंगा कि पावर क्या होगी, एंगल क्या होगा, इंपीडेंस क्या होगा, इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, और इसके अलावा करंट वोल्टेज से आगे होगी कि पीछे होगी, और उनकी इक्वेशंस क्या हो सकती है। तो वो सारी बात मैं आपको इस एक सर्किट से ही इस एक टेबल से ही पता लग जाएगा। बस आपने दिमाग में रखने हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाए थे कि तीन चीजें, फर्स्टली तो प्योर रेजिस्टिव सेम फेज में, प्योर इंडक्टिव करंट पीछे, प्योर कैपेसिटिव करंट आगे। प्योर इंडक्टिव में करंट कितना 90 डिग्री, प्योर कैपेसिटिव में करंट कितना 90 डिग्री, तो एक में 90 डिग्री पीछे, एक में 90 डिग्री आगे। तीसरी चीज आपने याद रखनी है कि प्योर इंडक्टिव में क्या है। दूसरी चीज आपने देखनी है पावर। पावर क्या है, तीन तरह की, एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपेरेंट पावर। एक्टिव किसमें, रिएक्टिव किसमें, अपेरेंट किसमें, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो ऑटोमेटिक ही आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब मैं इनके फॉर्मूले देखता हूं कि सबसे पहले तो एक लाइन खींच दिया और यहां पर इन सबके की इक्वेशंस की बात करूंगा। ठीक है, वोल्टेज इक्वेशन V, करंट इक्वेशन I, पावर P बराबर VI cos फाई, और इसका मात्रक किसमें होगा, किलोवाट में। किसमें होगा मेरे बच्चों, P बराबर VI cos थीटा, या ये और ये किसमें होगी, किलोवाट में। किसमें होगी, किलोवाट में। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिएक्टिव पावर Q VI साइन थीटा, और ये किसमें होगी, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में। और ये क्या होगी, S बराबर अंडर रूट, S बराबर आपका होगा P प्लस आयोटा Q। जाहिर सी बात है भाई, ये तो एक्टिव ये रिएक्टिव, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा S बराबर अंडर रूट P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। ठीक है, और ये किसमें होगी, KVA में, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में। सर्किट का नाम लिखेंगे, इंपीडेंस Z बराबर R प्लस आयोटा X, एंगल थीटा tan इनवर्स इमेजिनरी बटे रियल। इसको हम लोग बोल सकते हैं काल्पनिक, और ये क्या है आपका वास्तविक। पी का मान आप लिख ही लेंगे। अब फर्स्ट सर्किट में ले रहा हूं प्योरली रेजिस्टिव। कौन सा है, प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव ये बनाया मैंने और एक एसी सप्लाई दे दिया। ये है रेजिस्टेंस R, इसका वोल्टेज है V, करंट है कितनी I। प्योरली रेजिस्टिव है, बिल्कुल है। तो इसमें क्या इमेजिनरी पार्ट है क्या, नहीं है। तो इंपीडेंस लिखा मैंने Z बराबर R प्लस आयोटा, काल्पनिक भाग क्या है 0, चूंकि रिएक्टेंस X, इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो रिएक्टेंस X जो है वो आपका क्या है 0। भाई केवल रेजिस्टेंस ही तो है, रिएक्टेंस तो है ही नहीं। तो Z बराबर हुआ R प्लस आयोटा 0। तो अगर मैग्नीट्यूड ले लूं तो अंडर रूट के अंदर वास्तविक भाग का स्क्वायर और काल्पनिक भाग क्या है 0, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ मेरे बच्चों, R। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, R ही होगा, क्योंकि X तो उसमें है ही नहीं। तो ये तो हो गया आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का इंपीडेंस। अब बात करता हूं एंगल की। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये बताओ काल्पनिक भाग कितना है 0, भाई काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग, या इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो tan इनवर्स काल्पनिक भाग कितना है 0 और वास्तविक भाग कितना है R। तो थीटा क्या हुआ, tan इनवर्स 0 कितना हो गया 0 डिग्री।
कोई दिक्कत ही नहीं। और जब भी जीरो, और हम तो जानते हैं क्योंकि सिंपल सी एक चीज है कि जब भी आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो तो पावर फैक्टर एंगल तो क्या आएगा, जीरो, और पावर फैक्टर कोस थीटा बराबर कोस जीरो बराबर कितना होगा, 1। कौन सा होगा, यूनिटी पावर फैक्टर होगा ही होगा। कोई दिक्कत है क्या उसमें? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में V और I दोनों किस में होंगे, सेम फेज में। तो आप ये भी लिख सकते हो अगली चीज, ये V और ये I, तो V एंड I दोनों किस में होंगे, सेम फेज में। हो गया। तो थीटा तो कितना आया, जीरो, प्योरली रेजिस्टिव में पावर फैक्टर एंगल जीरो है तो पावर फैक्टर कितना हो गया, 1, तो यूनिटी पावर फैक्टर। सारी चीजें इससे पता लग जाएगी। अब अगर V और I दोनों फेज में, सेम फेज में है तो मींस दोनों की वोल्टेज और करंट इक्वेशन में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। तो मैं V लिख सकता हूं, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी वोल्टेज इक्वेशन, और करंट बराबर I बराबर Im साइन ओमेगा टी। क्या इनमें दोनों में फेज डिफरेंस है क्या, नहीं है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब बात करूं पावर की, P बराबर V इंटू आई इंटू कोस थीटा, तो P बराबर V इंटू आई, कोस थीटा क्या है, कोस जीरो, और कोस जीरो कितना होता है, 1, तो P बराबर VI किलो वाट। तो क्या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एक्टिव पावर होती है, बिल्कुल होती है, ये रही। क्या रिएक्टिव पावर होती है क्या, देखते हैं। P बराबर होगा VI साइन थीटा, और आप लोग समझदार हैं, सॉरी Q बराबर, तो Q बराबर VI साइन जीरो, तो Q बराबर क्या होगी, जीरो। तो कोई रिएक्टिव पावर नहीं होती किसमें, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। हर एक चीज का आंसर मिलेगा इससे। और S बराबर P प्लस आयोटा Q, तो S बराबर P का मान तो क्या लिखा मैंने, VI, और आयोटा Q क्या है, जीरो। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट के अंदर VI का स्क्वायर प्लस जीरो, तो मोड ऑफ S क्या हो गया, VI, और यूनिट क्या होगी इसकी। तो आप यह बोल सकते हो मेरे बच्चों सीधे सीधे कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की एक्टिव पावर, कौन सी पावर, एक्टिव पावर, सीधे सीधे किसके बराबर होगी, अपेरेंट पावर की ओर होगी। क्यों, क्योंकि रिएक्टिव पावर तो जीरो है। तो चूंकि, तो आप लिख सकते हैं यहां पर रिमार्क, जो डायरेक्ट वन लाइनर या आपसे पूछ सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो रिमार्क क्या लिखा हम लोगों ने, डायरेक्ट फर्स्ट तो हम लोगों ने रिमार्क लिखा V एंड I दोनों किसमें होंगे, सेम फेज में। सेकंड रिमार्क हम लोगों ने क्या लिखा कि आपका वोल्टेज करंट इक्वेशन सेम है, और हाँ, इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड, परिमाण रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ये है सेकंड रिमार्क। और थर्ड रिमार्क क्या लिखा हम लोगों ने कि आपकी अपेरेंट पावर एक्टिव पावर के इक्वल होगी। मीन्स आप ये कह सकते हैं मोड ऑफ P इज इक्वल टू मोड ऑफ S। बहुत अच्छे। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोगों ने देखा है प्योरली रेजिस्टिव। क्या देखा है मेरे बच्चों, प्योरली रेजिस्टिव। वापस समझा रहा हूं, एक एक चीज समझना। प्योरली रेजिस्टिव है तो केवल क्या लगाया, रजिस्टर लगाया। रजिस्टर लगाया तो हम लोगों के दिमाग में एक चीज क्लियर है कि V और I दोनों सेम फेज में होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी है तो भी पता लग जाएगा। अब प्योरली रेजिस्टिव में Z बराबर R प्लस आयोटा X इंपीडेंस का फॉर्मूला, तो Z R का मान तो है पर X क्या है, जीरो। तो मोड ऑफ Z क्या हुआ, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, तो Z इज इक्वल टू सीधा सीधा इंपीडेंस किसके बराबर आ गया, रेजिस्टेंस के। बहुत अच्छे। इसके बाद थीटा, थीटा है tan इनवर्स Q बाई P, सॉरी इमेजिनरी बाय रियल, तो इमेजिनरी क्या है, काल्पनिक भाग क्या है आपका, जीरो। तो जीरो बाई आर क्या हुआ, जीरो। तो थीटा क्या हो गया, एंगल क्या हो गया, जीरो। एंगल जीरो हो गया तो पावर फैक्टर एंगल जीरो है, तो पावर फैक्टर कितना है, 1। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर। एंड V और I दोनों किस में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। किस में होते हैं, सेम फेज में होते हैं।
अब वोल्टेज की इक्वेशन ये रही और दोनों सेम फेज में, तो दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, इसलिए V बराबर Vm sin ओमेगा टी और I बराबर Im sin ओमेगा टी, दोनों सेम है। P बराबर VI cos थीटा, एक्टिव पावर लिखी तो एक्टिव पावर तो आ गई मेरे पास, रिएक्टिव पावर 0 आएगी क्योंकि थीटा का मान 0 है प्योरली रेजिस्टिव में, और S बराबर P प्लस आयोटा की वैल्यू पुट की तो S बराबर क्या है VI, मींस आप ये कह सकते हैं रिमार्क में कि V और I दोनों सेम फेज में, बिल्कुल सही है। इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, बिल्कुल सही है। अपरेंट पावर एक्टिव पावर की इक्वल होगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये 3 रिमार्क हमको इससे मिले, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज हम लोगों ने इस टेबल से आपको बताई। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम देखते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। क्या देखेंगे मेरे बच्चों? प्योरली इंडक्टिव सर्किट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मेरे बच्चों प्योरली इंडक्टिव सर्किट की। किसकी बात कर रहे हैं? प्योरली इंडक्टिव सर्किट की। अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात करूं तो यहां पर केवल क्या लगाया हुआ है मैंने? L, और L में क्या होता है मेरे बच्चों? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या होता है? आयोटा XL, और वो भी कहीं का? प्लस का। तो कोई दिक्कत? वहां तो रेजिस्टेंस था, यहाँ रिएक्टेंस से क्या दिक्कत है? तो Z बराबर क्या आपका रियल पार्ट दिख रहा है क्या? आप कहेंगे सर नहीं है, रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो रियल पार्ट क्या है? 0 प्लस आयोटा XL। ये तो इंपीडेंस की इक्वेशन हो गया। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं लूं तो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का। देखो आयोटा को मत ले लेना, आयोटा तो केवल ये डिफाइन कर रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जेड बराबर हुआ अंडर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो गया? एक्सएल। सीधा सीधा यूनिट क्या होगी? ओम। और एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल, या एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफएल। ये हो गया अगला चीज मेरे पास, ये हो गया अगला चीज। कोई दिक्कत? अब एक्सएल हो गया, ये हो गया। अब मैंने देख लिया कि भाई इंपीडेंस ये है और रिएक्टेंस ये है। अब थीटा, थीटा होगा tan इनवर्स काल्पनिक भाग क्या है? काल्पनिक भाग आपका है एक्सएल और वास्तविक भाग क्या है आपका? 0। तो थीटा हो गया tan इनवर्स इंफिनिटी, और इंफिनिटी कब होता है? जब थीटा का मान कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, सीधी सी बात आ गई। यहां पर आप लोगों ने, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव है तो हम लोगों ने पहले ही बोल चुके हैं प्योरली इंडक्टिव में करंट पीछे होती है किससे? वोल्टेज से। कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो ये वोल्टेज और ये करंट कितने डिग्री पीछे हैं? 90 डिग्री। मीन्स करंट वोल्टेज से 90 डिग्री किधर होगी? पीछे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेग करेगी। क्या करेगी? लेग करेगी। अब बात करें पावर फैक्टर एंगल की, तो पावर फैक्टर एंगल तो हुआ थीटा इज इक्वल टू 90 कोस थीटा। ये हुआ आपका पावर फैक्टर कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 90 इज इक्वल टू क्या हुआ? 0। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? 0। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से पीछे होती है बिल्कुल, और कितनी पीछे होती है? 90 डिग्री। आ गया बात। अब वोल्टेज इक्वेशन V। अब दिमाग में एक चीज आई कि सर वोल्टेज इक्वेशन लिखें कैसे? मेरी बात सुने, अगर आप वोल्टेज को 0 ले रहे हो तो करंट इससे कितनी पीछे होगी? 90। अगर वोल्टेज को पहले से ही 90 ले रहे हो तो करंट कितनी होगी? 0। मींस आपको तो अगर करंट को बेस लेते हो तो वोल्टेज से 90 डिग्री, और वोल्टेज को बेस लेते हो तो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे। तो मैं अगर वोल्टेज को बेस लूं तो V बराबर अगर मैंने लिखा, समझना एक चीज, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। अगर ये वोल्टेज है तो इसकी करंट वोल्टेज से कितने पीछे हैं? बोलो बच्चों, कितने पीछे हैं? 90 डिग्री। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। 90 कितना होता है? पाई बाई 2। तो करंट कितना हो गया आपका? सीधी सीधी सी करंट की इक्वेशन क्या हो गया? करंट की इक्वेशन क्या हो गया? I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि करंट पीछे हैं, और कितनी पीछे है? 90 मतलब पाई बाई 2। सिंपल। अगर मैं करंट को आगे ले लूं, वोल्टेज, भाई आप ये कह सकते हैं कि कोई अगर पीछे है तो अगला उससे आगे है। मींस मैं ये कहूं कि वोल्टेज करंट से पीछे है तो करंट वोल्टेज से पीछे है, इसका मतलब वोल्टेज करंट से कैसा है? आगे है। करंट वोल्टेज से पीछे है, या मैं ये कहूं कि वोल्टेज करंट से आगे है कितना? 90 डिग्री। तो अगर मैं वोल्टेज को डायरेक्ट आगे करूं तब तो इक्वेशन ये है।
अगर मैं लिखूं v बराबर Vm साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, अब किससे आगे है ये? करंट से। कितनी? 90 डिग्री। तो करंट की इक्वेशन क्या हो गई? I बराबर Im साइन ओमेगा टी। अब देखो करंट, अगर करंट का एंगल कितना है? 0, ये लिख सकते हो। तो अगर ये 0 है तो ये कितना आगे है इससे? 90 डिग्री, तो ये हो गया। और अगर ये 0 है तो ये इससे कितना पीछे है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे वोल्टेज और ये करंट, तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। और आप कह सकते हैं यहां पर कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं करना, आपको तो देखना वोल्टेज आगे होना चाहिए, मतलब करंट पीछे होनी चाहिए। अब करंट या तो 90 डिग्री पीछे होगी या वोल्टेज 90 डिग्री आगे होगा, खत्म बात। तो ये इसके लिए इक्वेशन है और ये इसके लिए, कैसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको दोनों इक्वेशन में डिफरेंशिएट, भाई दोनों को देखा मैंने। अच्छा ये वोल्टेज, ये करंट, वोल्टेज का 0 तो करंट का माइनस में चल गया, तो मतलब ये क्या हो गया? पीछे हो गई। यहां देखा कि वोल्टेज पाई बाई 2, तो ये क्या है? 0। अच्छा, तो मतलब इसका मीन्स है कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या है? पीछे है, या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री क्या है? आगे है। कैसे भी बोलो, समझ में आई? अब पावर की बात करें। अब पावर की बात करूं तो पावर P बराबर VI कोस थीटा कितना है? आप कहेंगे 0। तो एक्टिव पावर P बराबर क्या हो गई? V कोस 0 नहीं है, थीटा तो 90 है। तो VI कोस 90 क्या होता है? 0। तो क्या हो गई? एक्टिव पावर 0। मीन्स आपके साथ एक और रिजल्ट आ गया कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में एक्टिव पावर क्या होती है? 0 होती है। बहुत अच्छे, क्योंकि वो स्टेबल से समझ में आ रहा है। अब Q VI साइन 90, तो Q बराबर क्या हो गया? V इंटू आई के VAR। तो आप कह सकते हैं कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में केवल और केवल कौन सी पावर होती है? आपकी रिएक्टिव पावर होती। अब S बराबर P प्लस आयोटा Q, तो S बराबर P का मान तो 0 और आयोटा Q क्या है? VI। वही मैग्नीट्यूड लिया तो अंडर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस VI का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड V इंटू आई के VA। तो आप क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चों? रिमार्क में 3 चीजें हो गई। वापस रिमार्क में फर्स्ट चीज क्या है? बोलो बच्चों, फर्स्ट चीज क्या है? कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होगी? लेग करेगी। सेकंड रिमार्क क्या है? इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड रिएक्टेंस के मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण के बराबर होगा। मीन्स मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्सएल। बहुत अच्छे मेरे बच्चों। अब थर्ड रिमार्क क्या है मेरे बच्चों? थर्ड रिमार्क है कि मोड ऑफ एस इज इक्वल टू मोड ऑफ क्यू। प्योर इंडक्टिव सर्किट में अपेरेंट पावर का मैग्नीट्यूड रिएक्टिव पावर के मैग्नीट्यूड के क्या होगा? बराबर होगा। बराबर होगा मीन्स मोड ऑफ एस इज इक्वल टू मोड ऑफ मोड ऑफ क्यू। तो समझ में आई मेरे बच्चों बात कि फर्स्ट रिमार्क तो IV से 90 डिग्री लैग करेगी। इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड रिएक्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्सएल। अपेरेंट पावर मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड रिएक्टिव पावर के मैग्नीट्यूड के क्या होगा? बराबर होगा। तो अभी तक देखें प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, बिल्कुल है। अब उसमें मैंने देख लिया इंडक्टिव सर्किट में केवल आयोटा एक्सएल होगा। तो 0 प्लस आयोटा एक्सएल मैग्नीट्यूड लिया, अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्सएल। और एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल 2 पाई एफएल। यहाँ पे बात किया थीटा, तो थीटा क्या है? tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। तो एक्सएल डिवाइडेड बाई 0, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब कौन भाई? प्योरली इंडक्टिव है तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होगी? पीछे होगी, तो पीछे ही है।
आई बी से 90 डिग्री लैग करेगी, पावर फैक्टर थीटा इज इक्वल टू 90, तो पावर फैक्टर एंगल कोस थीटा कोस 90 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। तो और जीरो कैसा, लैगिंग। V बराबर VM से अब करंट और वोल्टेज की इक्वेशन, अगर वोल्टेज आगे है तो करंट पीछे है, अगर वोल्टेज जीरो है तो करंट माइनस में, और अगर वोल्टेज 90 है तो करंट जीरो है। तो वोल्टेज जीरो है तो करंट माइनस में है, और वोल्टेज 90 है तो करंट जीरो है, खत्म बात। पावर P बराबर VI cos 90 का मान जीरो, तो एक्टिव पावर क्या हो गई, जीरो। रिएक्टिव पावर बिल्कुल होगी, और अपेरेंट पावर ये रही, तो यहाँ पर कह सकते हैं रिएक्टिव पावर अपेरेंट पावर के क्या होगी, बराबर होगी। किस में, आपके प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका हुआ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। कौन सा सर्किट हुआ, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की। नेक्स्ट है मेरे बच्चों प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, करंट है आई, वोल्टेज है इसका V, और ये है माइनस का आयोटा XC, क्योंकि कैपेसिटेंस में हमें से क्या लगाना है, माइनस, क्योंकि एंगल अपन कैसे मापते हैं, क्लॉकवाइज। तो जेड का मान लिखो, तो जेड बराबर R माइनस आयोटा XC, सॉरी XC। मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही अंडर रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस माइनस XC का स्क्वायर। तो मोड ऑफ जेड अंडर रूट R तो क्या है, सॉरी रजिस्टर तो क्या है, जीरो, तो माइनस आयोटा XC। तो मैग्नीट्यूड क्या हुआ, रेजिस्टेंस का मान तो जीरो है बच्चों, तो जीरो का स्क्वायर प्लस, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो ये हो गया XC का स्क्वायर। तो मोड ऑफ जेड क्या हो गया, मोड ऑफ XC। और XC बराबर क्या होता है, 1/ओमेगा C, या XC 1/ओमेगा क्या होता है, 2πfc। पहला काम तो हो गया इम्पीडेंस। अब दूसरी बात थीटा, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स, काल्पनिक भाग क्या है, माइनस का XC, वास्तविक भाग क्या है, जीरो। तो थीटा होगा tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, तो थीटा हुआ माइनस का 90 डिग्री, क्योंकि माइनस आ गया। अब माइनस आने का मतलब क्या है कि भाई करंट आगे है वोल्टेज से, तो ये करंट और ये वोल्टेज कितना डिग्री, माइनस 90 डिग्री। कौन आगे दिख रही है, करंट किससे, वोल्टेज से। तो I V से 90 डिग्री आगे, मतलब लीड होगी। पावर फैक्टर एंगल थीटा इज इक्वल टू माइनस 90, तो पावर फैक्टर कोस थीटा इज इक्वल टू कोस माइनस 90 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, 90 और माइनस 90, और पावर फैक्टर क्या होगा, जीरो। अगला काम हो गया वोल्टेज इक्वेशन, वापस वही चीज, V बराबर VM साइन ओमेगा टी। अगर मैंने ये लिखी तो करंट इससे कैसे हैं, आगे, I बराबर IM साइन ओमेगा टी प्लस कितनी आगे हैं, π/2। देख लो करंट वोल्टेज से कितने आगे हैं, π/2। अब अगर ये नहीं लिख के मैंने ये लिखी कि वो भाई करंट आगे है मतलब वोल्टेज पीछे है, तो VM साइन ओमेगा टी कितना पीछे है बच्चों, π/2। अगर ये 90 डिग्री पीछे है, तो अगर ये जीरो है तो ये 90 डिग्री पीछे है। I बराबर IM साइन ओमेगा टी, मतलब अब इधर चलो, वोल्टेज करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है, या मैं जो कहूँ कि वोल्टेज करंट से कितना पीछे है, 90 डिग्री पीछे है। तो ये करंट अगर ये है तो वोल्टेज कितना है, 90 डिग्री पीछे। अगर वोल्टेज ये है तो करंट कितने आगे है, 90 डिग्री आगे। तो एक ही बात है, करंट वोल्टेज से, यहाँ पर तो है IV से 90 डिग्री क्या है, आगे, ऐसे बोल लो। या फिर आप ये कहो कि VI से 90 डिग्री क्या है, पीछे। बात तो एक ही है भाई, आप मुझसे आगे हैं मतलब मैं आपसे पीछे हूं, खत्म बात। अब पावर, एक्टिव पावर, वापस एक्टिव पावर P, VI कोस माइनस 90, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी क्या होगी, एक्टिव पावर तो जीरो होगी। रिएक्टिव पावर Q, VI साइन माइनस 90, तो Q बराबर क्या हो गया, माइनस का VI, और आना ही है क्योंकि एक्टिव पावर माइनस में आती है, तो रिएक्टिव पावर माइनस में आती है। अब S, वापस ये KVA, S P प्लस आयोटा Q, तो S बराबर P की जगह तो क्या हो गया, जीरो
प्लस ये माइनस का है तो माइनस आयोटा वी आई, तो वापस मैग्नीट्यूड लूँ तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस माइनस वी आई का स्क्वायर, तो मोड ऑफ एस क्या हो गया, वी आई प्लस का, और मोड ऑफ एस बराबर क्या हो गया, मोड ऑफ क्यू। तो आपने बस एक चीज याद रखनी है, आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये इंडक्टिव है और कैसे पता लगेगा, तो आपको प्लस माइनस से पता लगेगा। अगर प्लस का है तो प्लस जेड में अगर बीच में प्लस है तो रजिस्टर आपका इंडक्टिव, अगर माइनस है तो कैपेसिटिव। हर जगह पावर में भी यही है और आपके हर चीज में यही है, एंगल में भी यही है। तो ये है आपका। अब रिमार्क की बात करूं, वापस वही 3 रिमार्क। फर्स्ट रिमार्क तो क्या है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होगी, आगे होगी। फर्स्ट रिमार्क हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। सेकेंड रिमार्क, इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड परिमाण रिएक्टेंस के परिमाण के बराबर होगा। इट मीन्स मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स सी। बहुत अच्छे। अब थर्ड, अपेरेंट पावर रिएक्टिव पावर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी, मीन्स मोड ऑफ एस इज इक्वल टू मोड ऑफ क्यू, किसमें, कैपेसिटर में। ये 3 रिमार्क मैंने लिखे हैं और कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से लिखे हैं, 1% आपको दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, केवी। तो वापस समझे, प्योरली कैपेसिटिव में कैपेसिटर जोड़ा, एसी वोल्टेज है, करंट जा रही है सी में, माइनस आयोटा एक्स सी, जेड बराबर आर प्लस की जगह माइनस, क्योंकि कैपेसिटर है, माइनस आयोटा एक्स सी, तो मोड ऑफ जेड बराबर 0, माइनस आयोटा एक्स सी 0 का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर का मोड वही लिया, तो मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स सी क्या होता है, ओमेगा सी, और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। थीटा वही लिया, टेन इनवर्स माइनस लगाया क्योंकि माइनस है, डिवाइड बाई 0, तो माइनस का इन्फिनिटी मतलब माइनस का 90, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या है, आगे है, तो पावर फैक्टर एंगल माइनस 90, पावर फैक्टर कितना हो गया, 0 पर केसा लीडिंग, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, तो करंट वोल्टेज से आगे होगी तो पाई बाई 2, V बराबर वी एम साइन माइनस पाई बाई 2 आई, तो आई वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होगा, तो यहाँ या तो ये 90 डिग्री पीछे या ये 90 डिग्री आगे। बात है कि पावर लिया, P बराबर वी आई कोस माइनस 90, 0 हो गया, एक्टिव पावर ये हो गई, रिएक्टिव पावर ये होगी, और बाकी आपने निकाल ली। रिमार्क वही 3 रिमार्क, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगी। दूसरा रिमार्क की इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड आपके रिएक्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और तीसरा रिमार्क क्या है कि अपरेंट पावर रिएक्टिव पावर के मैग्नीट्यूड की क्या होगी, इक्वल होगी। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोगों ने ये सोल्व किए हैं और आसान तरीके से ये सर्किट आपको देखें। अब आपको इनमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने प्रीवियस लेक्चर लिए हैं, आपको ये सब चीज़ें पता है। और इस लेक्चर में आपको अगर रेगुलर लेक्चर ले रहे हैं तो ये मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि आपको 1% भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, कई बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें प्रीवियस लेक्चर नहीं मिल पा रहे। कहना सही है आप लोगों का। फर्स्टली तो मेरा आपसे कहना है कि आप पहले से क्यों नहीं जुड़े, जब हम रेगुलर लेक्चर आपको डाल रहे थे 1 2 3 4 5 6 से। दूसरी चीज, अगर फिर भी आपको दिक्कत है, कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा लेट जगह हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या करें कि आपके इस जब भी वीडियो आता है तो उसकी स्क्रीन पर नीचे नंबर चलते हुए रहते हैं, उन नंबर्स पे कॉल करें, आपके सारे सोल्यूशंस आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, उनसे कहें कि हमें ये लेक्चर नहीं मिल रहे या जो भी आपके डाउट है, तो उनको बोलो। आप एक्चुअल में आप उस समय कमेंट करेंगे, मैं आपको थोड़ा देर से रिप्लाई करूंगा, आप उनको देखेंगे नहीं, वापस वही बात होगी। तो मैं इसलिए ये रिकॉर्डिंग वीडियो में बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए, मुझसे कोई बात करनी हो तो भी मेरे नंबर वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो हमारी टेक्निकल टीम बहुत जागरूक है और वो आपको बिल्कुल आपकी एक एक क्वेरी का आंसर देगी, और अगर वहाँ उनको कुछ डाउट होगा तो वो डायरेक्ट कॉल मेरे पास ट्रांसफ़र कर देगी, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट वहाँ पे फ़ोन करें, वो आपको हर एक चीज़ का सल्यूशन देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से जुड़े रहिए। कल हम लोग देखेंगे 2 कंपोनेंट वाले RL, RC एंड LC सर्किट। ठीक है, तो निरंतर जुड़े रहिए, आपका प्यार इसी तरह देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद।